शुभ्रा जैसे ही गाड़ी में बैठ जाती है वैसे उसे सड़क के उस पार वही अधेड़ आदमी और दो और आदमी दिखाई देते हैं जो अपनी मूंछ पर ताव देते हुए उसे देखकर हंस रहे थे। यह देखकर वह बुरी तरह घबरा जाती है और बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। शुभ्रा के नाना जी उन दोनों को देखते ही सब समझ जाते हैं, लेकिन किसी तरह अपना गुस्सा पीकर शुभ्रा को होश में लाने की कोशिश करते हैं और जैसे ही वह थोड़ा होश में आती है उसे गाड़ी में बिठाकर अपने बेटे को भी साथ कर देते हैं और पूरी हिफाजत के साथ उसे घर को छोड़ने को कहते हैं। शुभ्रा की मां ने भी एक नज़र अपने दूर के रिश्ते के चाचा और भाइयों पर डाली और घड़ा से उनकी ओर देखते हुए जमीन पर थूक दिया। उसने अपने भाइयों आंखों से बहते हुए आंसू को पोंछा और वह भी जल्दी से गाड़ी में बैठ गई। वो अब जल्द से जल्द इस जगह से दूर चली जाना चाहती थी। उसे इस बात का बहुत दुख हो रहा था कि इतने वर्षों के बाद वह अपनी माँ की मौत पर मायके आई, लेकिन अपनी बेटी की बर्बादी की वजह भी बन गई। अब घर जाकर वह कैसे इस बात को छुपाएगी। इस बात को सोच सोच कर उसका बुरा हाल था। उसका भाई उसके मन की बात अच्छी तरह समझ रहा था। उसने अपनी बहन को से कहा, देखो दीदी, आप जो होना था वह हो गया, लेकिन जो दो परिवार में खूनी जंग ना हो इसलिए किसी भी तरह इस बात को जीजा जी की नज़रों से छुपाना होगा। और शुभ्रा बिटिया, मैं तुम्हारे आगे भी हाथ जोड़ता हूँ। तुम इस एक बुरा सपना समझकर भूलने की कोशिश करो। अपने पापा से यह बात बिल्कुल मत बताना, वरना यह तुम्हारी माँ को जान से मार देंगे। इसके साथ साथ वह किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। इस खूनी जंग में सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। अपनी मामा की बात सुनकर शुभ्रा भी बुरी तरह डर गई। वह अपने पापा का गुस्सा अच्छी तरह जानती थी। वह समझ गई कि मामा सही कह रहे हैं। उसके साथ उसे दुष्कर्म के बारे में सुनकर उसके पापा सबसे पहले तो माँ को ही जान से मार देंगे, उसके बाद उसके ननिहाल वालों को। लेकिन सबसे होगा क्या? उन्हें सज़ा हो जाएगी और वह इस दुनिया में बिल्कुल अकेली हो जाएगी। नहीं, वो ऐसा बिल्कुल नहीं होने देगी। ऐसा सोचते सोचते वह पसीने पसीने हो गई। इधर अपनी बेटी और नातिन को विदा करने के बाद शुभ्रा के नाना अपने चचेरे भाई के पास जाते हैं और बड़ी नफरत के साथ देखते हुए कहते हैं, मुझे अभी भी यकीन नहीं होता कि तुम इंसान हो। बरसों पहले हुए एक छोटी सी गलतफहमी के कारण तुमने मेरी बच्चे की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। क्या तुम्हें जरा सा भी शर्म नहीं आई अपनी इस गंदी हरकत पर? आखिर मेरी बच्ची ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? अपने भाई की बात सुनकर उस व्यक्ति ने कहा, बस बहुत हो गया। उस वक्त जब मेरी बच्ची के साथ बदतमीजी की गई तो कहाँ गई थी आपकी इंसानियत? और उस पर आपने भी साथ समझी और बारातियों का ही साथ दिया था। बड़े इज्जतदार और नाक वाले बनते थे ना। इतने वर्षों के बाद ही सही मैंने अपनी बेइज्जती का बदला ले लिया है। और हाँ, उस घटना के बाद जैसे मैंने अपने कलेजे पर पत्थर रख लिया था, वैसे ही अब तुम भी कलेजे पर पत्थर रख कर जियो, वरना इससे भी बुरा हो सकता है। तुम्हारी बेटी के साथ सिर्फ मजाक किया गया था, उसकी इज्जत पर हाथ नहीं डाला गया था। अगर किसी ने ऐसी हरकत की होती तो मैं अपनी बेटी की शादी उस परिवार में ही नहीं करता। लेकिन पूरे गांव वालों को यह बात मालूम है कि तुम्हारी बेटी कितना झूठ बोलती थी। उसकी एक झूठ से यह सारी गलतफहमी पैदा कर दी और तुमने उसकी बात सच मानकर मन ही मन तुम दुश्मनी पालते रहे। तुम्हारे इस बात के लिए भगवान भी तुम्हें कभी माफ़ नहीं करेगा। शुभ्रा के नाना ने अपने भाई से कहा, लेकिन उस पर कोई असर नहीं हुआ। उल्टा वो मुस्कुराता हुआ अपने घर की ओर चला गया। घर पहुंचते पहुंचते रात हो चुकी थी। शुभ्रा के मामा ने अपनी बहन और भांजी को घर पर छोड़ा और उल्टे पांव वापस लौट गया। वो वहां रुकना भी नहीं चाहता था, क्योंकि कहीं ऐसा न हो कि बातों ही बातों में कोई ऐसी बात हो जाए जिससे सच्चाई बाहर निकल आए। इसलिए उसने वहां रुकना उचित नहीं समझा। अपनी बेटी को इस तरह उदास और मुरझाया हुआ देखकर उसके पापा थोड़ा घबराए गए। उन्होंने शुभ्रा से पूछा, क्या हुआ? तुम इतनी बीमार और कमज़ोर क्यों दिखाई दे रही हो? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? एक बार तो शुभ्रा के जी में आया कि वह दौड़ कर जाए, अपने पापा के सीने से लिपट कर उन्हें सारी बात बता दे।
लेकिन अगले ही पल उसे अपने मामा की बात याद आ गई और वह एक ठंडी सांस लेते हुए खामोश रह गई। तभी उसकी माँ ने बात संभालते हुए कहा, हाँ, इसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। भीड़ भाड़ की वजह से इसे बहुत तेज बुखार आ गया था, लेकिन अब घबराने की कोई बात नहीं है। यह बिल्कुल ठीक है। चलो, कोई बात नहीं, अब हमारी बिटिया अपने घर आ गई है, अब यह बिल्कुल ठीक हो जाएगी, उसके पापा ने मुस्कुराते हुए कहा और उसके गालों को थपथपा दिया। लेकिन माँ न जाने क्यों आज उसे पापा के प्यार भरे स्पर्श से ही डर लग रहा था। उसकी आंख के आगे उस रात की घटना कौन गई और वह घबराकर पीछे हट गई। शुभ्रा को अपने घर आए भी काफ़ी दिन हो गए थे, लेकिन हमेशा हंसते खिलखिलाते रहने वाली लड़की, वह चंचल लड़की और कहीं खो चुकी थी। अब वह हर वक्त अपने कमरे में गुमसुम सी बैठी रहती। इसी बीच को उसकी शादी के लिए रिश्ते आने शुरू हो गए थे। उसके पापा ने विजय के साथ उसकी शादी पक्की कर दी। विजय और उसके परिवार वालों को भी शुभ्रा एक नज़र में ही पसंद आ गई थी, इसलिए दोनों पक्षों की रजामंदी से यह शादी तय हो गई। और फिर देखते ही देखते शुभ्रा विजय के साथ शादी के बंधन में बंध गए। जहां एक और बेटी की शादी और विदाई के बाद शुभ्रा के पिता बहुत दुखी थे, वहीं दूसरी ओर उसकी मां के दिल पर बड़ा बोझ हट चुका था। उन्हें इस बात की खुशी थी कि शुभ्रा ने अपने साथ हुए दुष्कर्म की बात किसी को नहीं बताई और उसकी शादी भी एक अच्छे और बड़े घराने में हो गई थी। उधर शुभ्रा के ससुराल में उसका दिल खोलकर स्वागत हुआ। उसकी सुंदरता देखकर सभी लोग बहुत खुश थे। विजय भी मन ही मन बहुत खुश था। उसने जैसी पत्नी की कल्पना की थी, शुभ्रा बिल्कुल वैसी ही थी। सारे रस्म रिवाज के पूरे होने पर विजय को उसके रिश्ते की भाभी ने उसके कमरे में ले जाकर छोड़ दिया, जहां शुभ्रा उसका इंतजार कर रही थी। शुभ्रा के लिए भी आज उसकी ज़िंदगी की एक अहम रात थी। यही थे उसकी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत होनी थी। तभी कमरे में आहट हुई और वह अपने आप से भी और सिमट गए। घूंघट की ओर से ही उसने देखा कि विजय कमरे में आ चुका था, उसकी ओर बढ़ रहा था। उसकी धड़कन तेज हो गई। विजय ने पास आकर उसका घूंघट उठाया और बड़े प्यार से उसे देखते हुए बोला, मैं बहुत खुश हूँ, किस्मत हूँ। मैंने जैसी पत्नी की कल्पना की थी तुम बिल्कुल वैसी ही हो। इतना कहकर उसने दोनों हाथों से उसका चेहरा उठाया और बड़े प्यार से चूम लिया। लेकिन ये क्या, विजय ने देखा शुभ्रा पसीने पसीने हो गई थी। घबराहट से उसका चेहरा पीला पड़ गया। वह नहीं चिल्लाई और अचानक उसने विजय को एक जोर का धक्का दिया और बिस्तर से उछलकर नीचे आ गई। विजय उसकी इस हरकत पर हक्का बक्का रह गया। फिर उसने सोचा कि शायद यह डर गई है, इसलिए उसने बड़े प्यार से मुस्कुराते हुए कहा, देखो, तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम पति पत्नी हैं, आओ मेरे पास। लेकिन शुभ्रा पर उसकी बात का कोई असर नहीं हुआ। वह कमरे की कोने में खड़ी कर डर के मारे थर थर काँप रही थी। आगे की स्टोरी आगे के पार्ट में डालेंगे, तो कैसी लगी स्टोरी कमेंट करके बताइए। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।